हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज का लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो पिछले लेक्चर का ही सब है, पहले से ही लिखा हुआ है। तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और आज का लेक्चर 1.10 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पिछला लेक्चर था वो एक टॉपिक भी था और एक क्वेश्चन भी है। और आज भी लेक्चर में कुछ ऐसा ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। वो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, बट वो हम क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर, जस्ट लाइक द सेम प्रीवियस लेक्चर। तो चलिए आइए इसको आज रिवाइज कर लेते हैं। सम फ्यू मिनट्स में इसको रिवाइज करके फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमको पिछले लेक्चर में, यानी आज जो हम रिवाइज कर रहे हैं उसमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अगर आपने इसका पूरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले पूरा लेक्चर देखिए, फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे तो हमको चार्ज रिंग दिया गया है और चार्ज रिंग पे के एक्सेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस चार्ज रिंग पर हमने क्या किया, एक डीएल लेंथ स्मॉल कंसीडर किया, डीएल लेंथ जिसपे चार्ज कितना होगा, डी क्यू। डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू। और इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, डीई। डीई और डीई की वैल्यू कितनी होगी, के डी क्यू बाय, यहाँ पे सोर्स चार्ज होता है और नीचे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट किसके बराबर होता है, उसका 1 यूनिट मानते हैं। कितना मानते हैं, पॉजिटिव 1 यूनिट मानते हैं। क्लियर, पॉजिटिव 1 यूनिट मानते हैं। ओके, और ये डिस्टेंस इसके बीच का है जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब हमने देखा कि बहुत सारे डीएल डीएल लेंथ की वजह से बहुत सारे डीई जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है। तो उस डीई का हमने कंपोनेंट मेथड से सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर नेट जो हम इफेक्ट ला रहे हैं वो नेट इफेक्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कंपोनेंट मेथड से। वेक्टर में दो प्रकार के मेथड होते हैं ना, वेक्टर एडिशन दो प्रकार से होते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ एडिशन होता है और एक वेक्टर कंपोनेंट या वेक्टर का कंपोनेंट मेथड भी होता है। तो हमने कंपोनेंट मेथड से यूज किया और हमने इसको सॉल्व किया। तो मैंने डीई, हर एक डीई का डीई कॉस थीटा इसी लाइन पे आ रहा है और डीई साइन थीटा हर एक डीई का कट जाएगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड होगा। इसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड है जितना इसका है। तो डीई कॉस थीटा एक ही लाइन में है, इन द सेम डायरेक्शन। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करना तो काफी टफ होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया। क्या किया, क्लोज इंटीग्रेशन लिया। क्लोज इंटीग्रेशन में हमने डीई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, डीई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसको हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट करेंगे और डीई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो डीई की वैल्यू फर्स्ट हमने निकाला, डी की वैल्यू को निकाल करके हमने यहाँ पे पुट किया। पहले डी क्यू की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डीई की वैल्यू में के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है। तो डी क्यू की वैल्यू हमने कैसे निकाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इसको रिवाइज भी करा रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल करके लैम्डा डी एल हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर यहाँ से पुट करने के बाद इस पूरी वैल्यू को उठा करके, डीई की पूरी वैल्यू को उठा करके कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ ले जा करके पुट किया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, क्योंकि यही इक्वेशन तो मेरा नेट इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, नेट इफेक्ट यही दे रहा है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट इस स्टेटमेंट में है उन सभी रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल कर दिया। यहाँ पे देखिए कर दिया, के लैम्डा डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ रूट था, हमने रूट हटा दिया, रूट हट जाएगा बिल्कुल। अब कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, आर अपॉन दिस वैल्यू, आर अपॉन दिस। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया कॉस थीटा की जगह। अब डीएल जो कांस्टेंट टर्म है हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं बिल्कुल, और जो कांस्टेंट नहीं होता है, जो वेरिएबल होता है, डीएल ही तो वेरिएबल है, डीएल ही तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। डीएल 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 लेंथ से ही तो हमने पूरा सर्कल बनाया, पूरा रिंग बनाया है। तो इसको हमने इंटीग्रेट, क्लोज इंटीग्रेशन किया। क्लोज इंटीग्रेशन डीएल का कितना होगा, डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन किया, डीएल किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक रिंग पे। तो डीएल की पूरी लेंथ कितनी होगी, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटीग्रेशन में उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर की वैल्यू लिख दी। इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, 2 पाई ए। इसको सीख लीजिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। क्लियर, 2 पाई ए। फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने पुट कर दी,
पुट करने के बाद यहाँ पे हमने सॉल्व किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, हमने फिर k की वैल्यू रख दी, क्या रख दी, k की वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0, और ऊपर वैल्यू क्या रखी हमने 2πa आ गया इसके इंटीग्रेशन से। ठीक है, ओके, ये हमारा टोटल आंसर हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, मत काटिए, इसको पूरा रहने दीजिए, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आपको काटना है तो इसको आप काट करके हम आगे दिखाएंगे कंडीशंस यहाँ पे जो लिए हैं। अच्छा देखिए जरा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे कट किया था, अभी मैं उसको बताता हूँ, उसको भी बता देता हूँ। तो ये हमारा नेट इफेक्ट यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आर अगर बहुत दूर चला जाए, आर बहुत दूरी पे हो एज कंपेयर टू ए, आर बहुत बड़ा हो, तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए को नेग्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब ए हमारा प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लीकेशन वाले को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया, इस कंडीशन में ए को हटा दिया, ए को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो कर दिया, तो हमारा कंडीशन क्या बना, हमारा इक्वेशन ये बन गया। इस इक्वेशन में देखिए हमने क्या किया था, आर से आर काट दिया, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर बचता है, पाई से पाई काट दिया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 पिछले लेक्चर में नहीं होगा तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा लैम्डा के टर्म में है। मैंने कहा था कि अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, ये जब आपका आर बहुत दूर होगा तो ये रिंग किस तरह से बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए जो हम यहाँ पर देखते हैं, KQ/R²। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा के टर्म में इक्वेशन है, ये चार्ज के टर्म में इक्वेशन है, तो लैम्डा को हमने चार्ज के टर्म में कैसे कन्वर्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या देखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो Q की वैल्यू, टोटल लेंथ कितना है, पूरा सर्कमफ्रेंस होगा, पूरा सर्कमफ्रेंस, तो हमने Q की वैल्यू को पूरे सर्कमफ्रेंस के वैल्यू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू Q/2πa, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस लैम्डा की वैल्यू को, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा, तो KQ/R²। देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल है, यानी हमारा इक्वेशन अभी तक जो भी सॉल्व हुआ है वो बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि R की वैल्यू 0 हो जाए, यानी जो R आपने यहाँ से यहाँ लिया है उसको कहाँ लेके आ जाइए, सेंटर पे, यानी कहाँ पे लेके आना है, सेंटर पे लेके आइए। सेंटर पे लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। क्लियर होगी बात? ये तो हुआ पिछले लेक्चर का रिवीजन। आज का लेक्चर देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। क्लियर? आज के लेक्चर में जरा इसको अगर नोट नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए बेटा। ओके, चलिए देखिए, इसको रफ कर दें। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आता है, इस पे बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, तो हम लोग मिस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर क्या है बेटा, आज के लेक्चर में हमें कंडीशन क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और किस कंडीशन में गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसा कह रहा है, इसको मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन की तरह से ट्रीट कीजिए, टॉपिक की तरह भी आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन की तरह मैंने पहले बोला था ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसका डायग्राम बनाइए, उसमें से गिवन टर्म्स निकालिए, और फिर हमारे पास जो भी टूल्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड उनका इस्तेमाल कीजिए, देखिए आसानी से बहुत सॉल्व हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। ठीक, ओके। आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाइएगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमने क्या किया कि एक डायपोल पुट कर दिया। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इसका लेंथ कितना है 2L। कितना है 2L। अब देखिए जैसे ही आप एक डायपोल को, ये कंडीशन है, ये गिवन है, ये क्या है हमारा गिवन टर्म है। इस गिवन टर्म में अब इसके बाद आपको सोचना है, ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसके बाद आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आते हैं, चार्ज पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू QE होती है। क्या होती है? QE होती है। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E मान लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है। यहाँ पे चार्ज प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है। प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा, प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा होगा और कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा। तो पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा और इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स किधर आएगा? इधर पे आएगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्लस QE। इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन ये, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस QE। क्लियर होगी बात? ओके, तो अब आप जरा सोचिए, जब कभी भी ऐसे सिस्टम पे एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, यानी एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे लगता है, तो इसमें कैसा मोशन आता है? एक रोटेशनल मोशन आता है। और रोटेशनल मोशन किसकी वजह से आता है? टॉर्क की वजह से आता है। कैसा आता है? टॉर्क की वजह से। अब देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जब हम किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं, उसका कैप खोलते हैं, उस पे हम दोनों उंगली से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी एक उंगली से ढक्कन खोलने की कोशिश कीजिएगा, नहीं खुलेगा बेटा। आप जब दोनों उंगली से फोर्स लगाते हैं तो उस पर ट्विस्ट करते हैं, और जैसे आप उसको फोर्स दोनों तरफ से, कपल ऑफ फोर्स, इसे क्या कहते हैं? कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से उसमें टॉर्क क्रिएट होता है और वो ढक्कन खुल जाता है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। एक का डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन किधर है? इधर है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना? तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहलाता है। जब ये किसी एक सिस्टम पे ऐसे लगता है तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट 0 होता है। तो F नेट 0 होने की वजह से इस सिस्टम में लीनियर मोशन नहीं होता है। कौन सा मोशन नहीं होता है? लीनियर मोशन नहीं होता। लीनियर मोशन होगा क्या इस पे? जितना फोर्स ये है, जितना फोर्स ये है, उतना ही फोर्स इधर भी है, तो इसमें कभी लीनियर मोशन नहीं होता, यानी बॉडी में लीनियर मोशन नहीं आएगा। लेकिन जब आप किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स देखते हैं, जब आप एक फोर्स का डायरेक्शन, इसके पोजीशन को चेंज कर दीजिए, इधर कर दीजिए और एक इस डायमेंशन में ऊपर ले जाइए, तो अब ये ब्लॉक देखिएगा ऐसे राउंड करता हुआ जाएगा, राउंड करेगा, और लेकिन एक ही पोजीशन पे रहेगा अगर इक्वल फोर्स है तो ये कैसा फोर्स क्रिएट करता है? ये फोर्स देखिए, अब इन दोनों फोर्स के बीच में, पहले इनके बीच में देखिए, दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना था? 0 है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे हैं। दोनों कहां पे हैं? एक ही लाइन पे हैं। लेकिन अगर इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये कैसा डिस्टेंस कहलाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। तो ये क्या क्रिएट करता है? टॉर्क क्रिएट करता है। और टॉर्क की वजह से क्या आता है? रोटेशनल मोशन आता है, मोशन आता है। क्लियर? और यहां पे क्या है? लीनियर मोशन 0 है, यहां पे कुछ भी नहीं होगा सिस्टम पे। और ये अगर एक सिस्टम ऐसा है, आपका मान लीजिए ऐसा सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे देखिए, आपने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तो इसमें क्या क्रिएट होगा? टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क। और टॉर्क क्या जनरेट कर देगा? उसमें क्या, कैसा मोशन देगा? रोटेशनल मोशन देगा। तो ये लीनियर मोशन नहीं करता।
लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। लीनियर मोशन नहीं करता लेकिन रोटेशनल मोशन करता है ड्यू टू टॉर्क। यानी आप जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। अब ये टॉर्क लगता है तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा। तो आप देख रहे हैं कि इस पे इक्वल एंड अपोजिट कपल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल। इसमें टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, बिटवीन द फोर्स। ये मैं पूरा थोड़ा सा लेंथी लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। फोर्स भी कौन सा, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। किसका, दोनों में से किसी एक फोर्स का वैल्यू रखेंगे। ओके, देखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी की वजह से आ रहा है, तो इनके बीच में कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हमने वेक्टर में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू रखिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखिए। फोर्स की वैल्यू आपके कहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा देखिए यहाँ पे, हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लिए। ओके, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमने जब इसको रखा था तो हम लेट कर लेते हैं ये थीटा है। कितना है, थीटा है। ओके, ये ए बी, ये देखिए मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये सी। ओके, तो ये भी एंगल कैसा होगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक। तो दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सा है, देखिए इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था। ओके, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 12 नहीं मानना बेटा, 12 नहीं मानना, ये इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि देखिए ये वाला फोर्स यहीं पे तो जनरेट होकर के हो रहा होगा, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। तो इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है। क्या है, BC है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, BC। BC कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का वैल्यू आ गया। तो BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, BC इज इक्वल टू, BC क्या है आपका, BC क्या है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो 2L का आप कॉम्पोनेंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2L का कॉम्पोनेंट। 2L का ये कॉम्पोनेंट जो AC पे आएगा, 2L का जो AC पे आएगा वो आएगा 2L cos थीटा, और जो BC पे आएगा वो क्या होगा, 2L sin थीटा। कितना होगा, 2L sin थीटा। तो ये AC है और ये BC है और ये आपका 2L है। देखिए होता क्या है कि इसका कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे तो cos थीटा में आएगा, इसका ये कंपोनेंट यहाँ पर आएगा वो sin थीटा में होगा। तो जितना ये होगा sin थीटा वही ये भी लेंथ होगा। देखिएगा फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जितना इसका ये cos कंपोनेंट इस पे आएगा और sin कंपोनेंट ये है, तो जो ये sin थीटा 2L sin थीटा है, जितना ये है उतना ही ये भी है, BC के बराबर है। तो BC की वैल्यू कितने के बराबर है, 2L sin थीटा के बराबर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 2L sin थीटा। अब BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फोर्स आपने पुट कर दिया तो टॉर्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, QE इंटू 2L sin थीटा। अब देखिए जरा 2L Q है, आप देख रहे होंगे ना इक्वेशन में, ध्यान दे रहे होंगे। तो Q 2L नजर आ रहा है, तो मैंने जब भी कहा है कि Q 2L हो तो वो क्या है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, Q 2L। तो Q 2L की जगह आप क्या पुट कर देंगे, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हैं। यानी आप 2QL की जगह P sin थीटा। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला हमको मिल गया, क्लियर। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। कितना छोटा डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत छोटा है लेकिन सोच इसके पीछे बहुत बड़ी है। इसके पीछे जो सोचना पड़ा वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन डेरिवेशन बहुत ही छोटा है।
क्लियर? तो ये आज का टॉपिक इतना ही था बेटा, दैट इज क्लियर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास अपनी सोच है, थोड़ा बहुत इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई ना, तो साइन थीटा वेरी करेगा। कैसे? जैसे जैसे ये वेरी करेगा, आपने पहले जब पुट किया था तो इसको थीटा पे रखा था। कैसे रखा था? थीटा पे रखा था। तो ये वैल्यूज वेरी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकता है? अगर आपने इसको क्या कर दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे पुट किया। किस तरीके से? प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। तो थीटा कितना है? ई और डायपोल मोमेंट के बीच का थीटा कितना है? ये ई है और ये डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन थीटा 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो टॉर्क भी कितना होगा? 0। पहला कंडीशन देख लिया आपने, दूसरा कंडीशन देखिए, मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब आप इसको इसके परपेंडिकुलर पुट करें। कैसे? ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने ये डायपोल पुट किया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना मिलेगा आपको? टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ई क्रॉस पी। और इसी इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन कह सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन भी इसी को कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन है और ये इसका वेक्टर इक्वेशन है, ई क्रॉस पी। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब ये देखिए, अगर आप यहां पर देखते हैं, अगर आप किसी भी सिस्टम को जैसे कि यहां पर डायपोल एक सिस्टम है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं और आपने इस कंडीशन में पुट किया, उसमें कोई डिस्टर्बेंस बाद में नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन, ये इसकी जो पोजीशन है वो किस कंडीशन में है? वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि जिस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को लाना चाहता है, उसी कंडीशन में आपने इसको रखा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आप जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को पुट कर देंगे तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। उसको कौन लेके आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लेके आता है। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करना चाह रहा था, आपने वही कंडीशन दिया है, तो उस स्टेबल, उसको कैसा कंडीशन कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। ओके, लेकिन अगर आपने कंडीशन दूसरा दे दिया, स्टेबल का देख लिया हमने, बी देखिए, अनस्टेबल किसे कहेंगे? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट रखिए, ये क्या है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन अब आपने इसमें क्या कर दिया? प्लस क्यू इधर कर दिया, माइनस क्यू इधर कर दिया, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये ई का है और ये पी का है। तो इस डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? घुमा करके 180 से घुमाएगा। कितने से घुमाएगा? 180 से घुमाएगा। थीटा इज इक्वल टू 180 से इसको क्या करेगा? रोटेट रोटेट करके इसको किस में लेके आएगा? अगर इसने इस कंडीशन में लाया, तो जो आप इस कंडीशन में अगर रखते हैं, अगर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो ये कंडीशन कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। ये बात समझ में आई? फिर से सुनिए, अगर डायपोल जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाना चाहता है, तो उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप जिस कंडीशन में रख रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को मंजूर नहीं, वो उसको चेंज करके अपने डायरेक्शन में लाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव उधर जाएगा, निगेटिव इस तरफ आएगा। तो वो कैसा इस कंडीशन कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगा। क्लियर होगी बात? इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए जरा, टॉर्क का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, यहां पे देखिए,
टॉर्क क्या है, पीई है, ई इंटू पी है, बिल्कुल। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। क्लियर। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे साइन थीटा भी है, फॉर्मूले में तो यहाँ पे साइन थीटा भी है। तो साइन थीटा, थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस होता है। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर। फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो पीई साइन थीटा है, चलिए हमने इसको मान लिया कि ये तो आप कह रहे हैं डायमेंशनलेस है, चलिए ठीक है। यहाँ तो पी और ई है, तो पीई का क्या इसी में आएगा, बिल्कुल आप सॉल्व कीजिए बेटा, इसी में आएगा। ई इज इक्वल टू क्या है, ई इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू, पुट कीजिए यहाँ पे फोर्स अपॉन क्यू। पी की वैल्यू क्या है, क्यू टू एल, फिर से क्यू से क्यू कट जाएगा, आपको फिर से फोर्स इंटू एल ही मिलेगा। ओके, दैट इज क्लियर। आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन समझ में आया, सॉरी टॉपिक तो ये टॉपिक आपके समझ में आया कि हमको इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको कैसे हमने सोचा, कैसे हमारे दिमाग में आया। देखिए टॉर्क हम लोग बहुत सारे कंडीशंस में देखते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अपने हैंडल, जो हमने हैंडल पकड़ा है साइकिल का, उसमें एक तरफ को हम इधर खींचते हैं तो दूसरे को ऐसे, क्या हम दोनों हैंडल को पीछे खींचते हैं या आगे करते हैं, नहीं ना। हम क्या करते हैं, उसको बस उसके एक्सेल पे उसको हम टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क लगाने की वजह से आपको रोटेशनल मोशन इस हैंडल में दिखता है, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम टर्न करता है, घूमता है। जब आप एक खिलौना घुमाते हैं तो घुमाने के लिए क्या करते हैं, उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तभी जाकर के खिलौने में रोटेशनल मोशन मिलता है। अदरवाइज खिलौने को लो ऐसे फेंक दो, ऐसे पकड़ो और फेंक दो, तो लीनियर मोशन नजर आएगा आपको उसमें। लेकिन उसी खिलौने को आप ऐसे लगाइए, टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाइए, देखिए आपको वो खिलौना घूमने लगेगा। ये बात समझ में आई। चलिए अच्छा, एक चीज और देखिए जरा, ये तो हो गया यूनिफॉर्म कंडीशन में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को पुट किया। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या करेंगे, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो हम क्या करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो, नॉन यूनिफॉर्म ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडीशन में अगर आपके पास हो डायपोल, तो डायपोल कैसे रखा है, ऐसे रखा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये 2l लेंथ। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर जो फोर्स का वैल्यू है, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है और यहां पर इंटेंसिटी कम नजर आ रही है। हमने बताया था ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउड ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, जहां क्राउड कम होगा वहां इंटेंसिटी कम होगी। तो इधर पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो F1 हो जाएगी, और इधर पे फोर्स की वैल्यू F2 हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन F2 मान लेते हैं कि हमको 8 न्यूटन है, कितना, 8 न्यूटन लग रहा है। F1 कितना लग रहा है, F1 मान लेते हैं उससे कम होगा तो 5 न्यूटन मान लेते हैं। तो देखिए क्या अब इसमें रोटेशनल मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा, अब सोचिए जरा। जब आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं, जब आप उसको टर्न करके फेंकते हैं तो वो ऐसे गोल गोल घूमते जाता है, तो उसमें लीनियर मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, जस्ट लाइक दिस, इसी कंडीशन की तरह है वो। तो आप इसमें कैसा किए, ये कैसा जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, यानी आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। तो इसमें रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों होगा। क्या क्या होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा
और लीनियर मोशन भी होगा। कैसे? देखिए, रोटेशनल मोशन इसलिए होगा क्योंकि इस 5 न्यूटन को बनाने के लिए कितना कितना लगा होगा, 8 न्यूटन को कैसे बनेगा, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। तो ध्यान से देखिए, जितना 5 न्यूटन इसके पास है उतना तो इसके पास है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो है ही, तो उसकी वजह से रोटेशनल जनरेट होगा। बट 3 न्यूटन ज्यादा है, उसकी वजह से क्या मिलेगा, लीनियर मोशन मिलेगा। लीनियर मोशन के लिए हम देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं इस एग्जांपल पे। एक ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। अब पता है आपको ब्लॉक किधर जाएगा, बिल्कुल पता है, तो इसमें लीनियर मोशन होगा क्योंकि ये अब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। बट इन केस ऑफ दिस नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, इसको लिख लीजिएगा। इन दिस केस नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। नेट फोर्स on the dipole is 0। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिख लिया आपने और लेक्चर देखा, समझ में आया। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन भी ये लेक्चर भी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, इसका एप्लीकेशंस भी हम देख लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को जरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले वीडियो पॉज करके आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, चलिए देखें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। मैंने पहले क्या बोला था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाएंगे, फिर इसमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, फिर फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, फिर फाइंड जो करना है उससे रिलेटेड मेरे पास जितने भी फॉर्मूले होंगे, जितने टूल्स होंगे फिजिक्स के, वो सब मैं लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन का ध्यान देंगे, फिर ऐसा यूनिट का ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व होगा भाई। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल विच विथ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, विथ डायपोल मोमेंट ये रहा आपको दिया हुआ है, इज अलाइंड एट 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री पे उसको रखा गया है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ उसका 30 डिग्री पे उसको अलाइन कर रखा है। ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया है, रीड कर रहे हैं आप लोग। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, आपसे पूछा क्या गया है, टॉर्क पूछा गया। ओके, अगर टॉर्क पूछा है तो हमारे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने निकाला था पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई साइन थीटा। हमको थीटा भी गिवन है, ई भी गिवन है, पी भी गिवन है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा इसको। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई साइन थीटा। ठीक है, देखिए पी कितना गिवन है, डायपोल मोमेंट गिवन है 4 × 10⁻⁹ इंटू ई कितना गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। पावर को पहले खत्म करें, अच्छा 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -9 और +4, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। खत्म, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ओके, सॉल्व हो गया। अब इसमें से एक बार हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द योर आंसर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा आपका। इस क्वेश्चन को कैसे किया है, कैसे गिवन है हमको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, चार्ज वैल्यू दिया गया है, यानी आपको एक डायपोल पुट किया गया है, किस थीटा पे ये हमको पता नहीं है, थीटा हमको पता नहीं, गिवन नहीं है। 2L की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 10⁻²2 मीटर, क्या लिखते हैं 10⁻²2 मीटर, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1 अच्छा वाह भाई वाह, तो प्लस माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक और चला जाएगा 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा, प्लस माइनस। पहले हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया अपने लिए, और मुझसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल। क्वेश्चन समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, टॉर्क को इस पे जो टॉर्क लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू वेयर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। हमसे एक चीज और भी पूछ सकता था, एट विच एंगल वी गेट मैक्सिमम टॉर्क, तो किस एंगल पे आप चाहेंगे पाएंगे 90 डिग्री पे पाएंगे, किस पे पाएंगे 90 डिग्री पे पाएंगे। तो क्या टॉर्क सॉल्व हो जाएगा आपसे, हमसे टॉर्क पूछा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है PE, तो P की वैल्यू कितनी है, P क्या होता है 2, देखिए ऐसे लिखेंगे Q2L इंटू E इंटू साइन थीटा 1, 90 डिग्री पे 1, तो साइन थीटा 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है, और 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो ऐसे करके डायपोल रखा होगा, कहां पे रखा होगा, ये ऐसे 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पता है, 2L की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, आप पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। Q कितना है 10⁻⁷ इंटू 2L की वैल्यू कितना है, 2L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² इंटू E की वैल्यू पता है 10⁵। ओके, सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। 7 के बाद 8 9, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -4, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व कर लिया, चलिए आगे बढ़ें, और बस आज का लेक्चर इतना ही। ओके, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।